आज हमारा जो टॉपिक है वो है नर्स्ड इक्वेशन। हमने इससे पिछले वाले टॉपिक में जो सीखा था वो थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने बनाई थी, किसकी हेल्प से बनाई थी? विद द हेल्प ऑफ शी। और इस शी को बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स के हमने क्या निकाल दिए, सबके इलेक्ट्रोड जो निकाल दिए, उसके अकॉर्डिंग एक सीरीज बनाई। हमने उसका नाम दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और काम आती है कौन अपचयित होगा, कौन ऑक्सीकृत होगा, तो ये सारी चीज़ों को हम ECS की हेल्प से बता सकते हैं। जिसका ज़्यादा नेगेटिव होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव, तो वो क्या होगा, वो खुद ऑक्सीकृत हो जाएगा और दूसरे को अपचयित करेगा। अब यहाँ पर जो हम नर्स्ड इक्वेशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से हमने विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव को, मानक इलेक्ट्रोड विभव, हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात किया। अब हमारे पास है नर्स्ड इक्वेशन। क्या कहलाती है? नर्स्ड इक्वेशन कहती है कि अगर हमारे पास मानक क्या था उस समय, हमने ये कहा कि एक धातु को जब उसी के विद्युत अपघट्य में, जब विद्युत अपघट्य की सांद्रता 1 मोलर होगी, तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी कि 298 केल्विन, उस समय जो हमको इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त होगा उस विभव को हम बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। उस मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर अब हमने क्या करा है, नेक्स्ट है नर्स्ड समीकरण। नर्स्ड समीकरण में हम ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रोड विभव अन्य सांद्रताओं पर, अन्य ताप पर। एक इक्वेशन देते हैं, उसके आधार पर हम इस चीज को क्लियर करेंगे। तो हम इसके लिए इक्वेशन लेते हैं। मान लेते हैं कोई धातु M है जिसके ऊपर आवेश M, N पॉजिटिव है। अगर हम इसको N इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये M धातु यानी कि धातु में बदल जाएगी, यानी ये अनावेशित हो जाएगी अगर N इलेक्ट्रॉन ले लेती है। तो जब ये आवेशित है यानी कि ये जलीय है, जल में घुलित है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को लेगी ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। इसकी सांद्रता मान लेते हैं, इसकी सांद्रता जो है वो डिफरेंट कोई एक सांद्रता हम इसकी लेते हैं M1 M2 होगी। अब उस आधार पर अगर हम निकालें तो नर्स्ड ने इक्वेशन दी है N पॉजिटिव अपॉन M। ये इलेक्ट्रोड विभव है विशेष सांद्रता पर। अगर हमको ये ज्ञात है कि इस इलेक्ट्रोड का, इस M धातु के इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव E0Mn/m है और विभिन्न सांद्रता पर इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, तो हम इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हमारे पास जो Mn/m है वो क्या है, विभिन्न सांद्रता पर विभव, और E0Mn/m है वो क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। अब इक्वेशन जो है वो ये है RT अपॉन NF log M S अपॉन M एक्वस कौन सा वाला N, यानी ये एक इक्वेशन है। अगर हम कक्षा 11 की ओर ध्यान दें, जहां पर हमने सामने पढ़ा था, तो या वहां पर हमने एक बात जानी थी कि अगर कोई जलीय विलयन में ठोस पदार्थ है जो अघुलनशील है तो उसकी सांद्रता को हम क्या मान लेते हैं, तो RT अपॉन NF, यूनिटी का मतलब हो जाएगा 1, और यहाँ पर जो भी सांद्रता हमारे M मेटल की होगी वही सांद्रता जो है वो इस इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने में मदद करेगी। R क्या है यहाँ पर? R एक गैस नियतांक है, इसकी वैल्यू 8.14 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। T तापमान यानी 25 डिग्री से घटे, अगर आपने किसी और तापमान पर विभव को नापना है तो तापमान हो। N क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सचेंज हो रहे हैं, यहाँ पर N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर जो इसको अपचयित कर रहे हैं। F क्या है? फैराडे कांस्टेंट है, 1 मोल ऑफ चार्ज को हम फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये F, इसकी वैल्यू भी 96,500 फिक्स होती है, ये अप्रॉक्स है। ये इक्वेशन हमको मिलती है। ये जो इक्वेशन है ये हमने एक हाफ सेल लिया है, एक मेटल की बात की है। जब सेल बनेगा, इट इज द सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेटल्स। जो सेल है वो क्या है, 2 धातुओं के कॉम्बिनेशन से बनेगा, 2 धातुओं के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो वहां के लिए हमको इक्वेशन चाहिए होगी
सेल की एक इक्वेशन जो हमने शुरू में भी एक कैल्विनिक सेल का एग्जांपल लिया था, जिंक मेटल वाला, उसी को एग्जांपल ले लेते हैं। जिंक धातु और कॉपर, जब इनको हम को बनाते हैं तो एक सेल इक्वेशन जो है, इसको हम बोलते हैं सेल इक्वेशन या सेल समीकरण, जिसमें जिंक धातु खुद तो ऑक्सीकृत हो जाता है क्योंकि इसका जो मानक अपचयन विभव है वो कॉपर से अधिक, किसमें ऋणात्मक। ये इक्वेशन यदि इनको हम बांट लें दो अर्ध समीकरण में, जैसे ये अर्ध समीकरण है हमारे पास में, इस तरह से अगर हम इसको बांटें तो अगर कॉपर के केस में अगर आप देखोगे तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में बदलता है। सेम इक्वेशन इसकी जैसी है। इस केस में अगर हम इसको ऐसे लिख लें Cu2 अपॉन Cu, ये किसका है? ये इलेक्ट्रोड विभव कॉपर का है। कब आएगा? ये हमको कहां से मिलेगा? ये मिल जाएगा हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, माइनस R गैस कांस्टेंट है, T जिस भी ताप पर हम क्रिया करना चाहते हैं, N कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, F फेराडे कांस्टेंट है, उसकी बात भी हम बाद में कर लेंगे, 2F लिख देते हैं। तो log Cu सॉलिड अपॉन Cu2 जो भी इसकी सांद्रता होगी, हम उसको यहां पर पुट कर देंगे। तो हमारे पास कॉपर को हमने देख लिया, सेम टू सेम हमने इसमें क्या किया, सिर्फ N की जगह पे कॉपर को एक्सचेंज कर दिया। अब अगली पॉइंट क्या, अगर जिंक की बात करें, क्योंकि हमको मालूम है मानक के केस में हमको हर बार अपचयन विभव ही देना होता है, ये हमारा कन्वेंशन है, तो हमने इसको जिंक सॉलिड लिखा, यहाँ एक्वस लिखा। इसके केस के लिए अगर आप E0 निकालेंगे तो पहले हम क्या करें, E Zn2 अपॉन Zn इज इक्वल टू E0, ये कहां से मिलेगा? ये हमको मिल जाएगा ECS से, माइनस वही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी पुट करेंगे, RT अपॉन N की जगह पे क्या कर देंगे 2F log Zn सॉलिड अपॉन Zn2 अब थोड़ा यहाँ देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 1 मान लिया यूनिटी, यदि ये यूनिटी हो जाएगा तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं E Cu अपॉन Cu, E0 Cu अपॉन Cu माइनस RT अपॉन 2F log 1 अपॉन Cu2 सेम यहाँ पर जिंक के लिए हम लिख सकते हैं E Zn2 अपॉन Zn इज इक्वल टू E0 Zn2 अपॉन Zn माइनस RT अपॉन 2F log 1 अपॉन Zn2 ये हमारे पास इक्वेशन, ये नीचे के पोर्शन हम रख करते जाते हैं ताकि हम आगे। अब हमने क्या करना है, हमको सेल इक्वेशन लेनी है और हमको मालूम है E सेल, ये हमने पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है E कैथोड माइनस E एनोड, E राइट माइनस E लेफ्ट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर E कैथोड की जगह पे हम कॉपर वाली वैल्यू पुट कर लेंगे और एनोड की जगह पे, तो हम इसको थोड़ा पीछे से लिखते हैं ताकि ये पूरा पर्टिकुलरली यहाँ आ जाए। तो हम यहाँ से E सेल लिखते हैं, E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, E कैथोड माइनस E एनोड। तो E कैथोड में हम ये वैल्यू रखेंगे E Cu2 अपॉन Cu माइनस E0 E Zn2 अपॉन Zn। अब हमको इस कॉपर की वैल्यू यहां से पुट कर लेनी है और जिंक की वैल्यू हमको यहां से पुट कर लेनी है। तो जो कॉपर की वैल्यू है अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास आता है E0 Cu2 Cu माइनस RT अपॉन 2F log 1 अपॉन
Cu2 प्लस एक्वस माइनस क्या लिखना पड़ेगा, E0 Zn2 प्लस अपॉन Zn। ये पॉइंट रब कर देते हैं यहां से, क्योंकि हमने इसके आगे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ माइनस हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, पूरे के इसमें माइनस है तो हम इसको प्लस लिख देते हैं, RT अपॉन 2F log 1 अपॉन Zn2 प्लस। अब इसी इक्वेशन को हम और कैरी ऑन करते हैं, तो E cell is equal to E0 Cu2 प्लस अपॉन Cu E0 Zn2 प्लस अपॉन Zn। यानी हमने क्या किया, इस नॉट वाले को एक साथ कर दिया। अब क्या बचा, माइनस RT अपॉन 2F log 1 अपॉन Cu2 प्लस एक्वस प्लस RT 2F log 1 अपॉन Zn2 प्लस। इसी इक्वेशन को और कंटिन्यू करते हैं, जब हमने इतना आ गया है तो इसी को कंटिन्यू करेंगे हम। अब यहां पर क्या हो जाएगा, E cell इज इक्वल टू E0 सेल, क्योंकि जो चीज E सेल है वो E कैथोड माइनस E एनोड है, तो E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड हो जाएगा। तो E सेल लिख सकते हैं इसको हम, तो हमने इसको E सेल लिख दिया, माइनस RT अपॉन NF, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। अगर हम माइनस RT अपॉन NF को कॉमन ले लेते हैं तो लॉग जो है वो बचेगा 1 अपॉन Cu2 प्लस एक्वस, और क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, हमारे पास कहाँ पर था, यहाँ पर हमारे पास था, ये माइनस था, ये माइनस है, हमने ये वाला माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये वाला जो माइनस हमने अगर कॉमन ले लिया है तो ये वाला प्लस अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अंदर जाएगा, क्योंकि माइनस वाला जब प्लस हो गया तो प्लस वाला जो है माइनस हो जाएगा। क्या आएगा, log 1 अपॉन Zn2 प्लस। तो ये माइनस हमने कॉमन ले लिया, जो अंदर बचा तो प्लस का बचा, और जो प्लस वाला था उसका भी RT अपॉन NF बाहर कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पर जो साइन बचा वो माइनस साइन बचा, तो ये यहाँ लगेगा। ये हमारे पास इक्वेशन आई है, इसको रब कर लेते हैं। E cell is equal to E0 cell minus RT on NF log Zn2 plus aqueous upon copper 2 plus aqueous। Zn2 plus aqueous upon copper 2 plus aqueous। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम E सेल निकाल सकते हैं। तो ये नस समीकरण है, नस समीकरण की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।